तो डिसइंफेक्शन क्या होती है, ये हम बात कर रहे थे। डिसइंफेक्शन से हमने स्टार्ट करना था कि डिसइंफेक्शन क्या होती है। जो इन्फेक्शियस एजेंट हमारी बॉडी से बाहर रह रहे होते हैं, ठीक है, बाय डायरेक्ट एक्सपोजर टू केमिकल एंड फिजिकल एजेंट्स, इट कैन रेफर टू द एक्शन ऑफ एंटीसेप्टिक्स एज वेल एज डिसइंफेक्टेंट्स, ठीक है, कि जो फॉर एग्जांपल बाहर भी किसी भी मतलब हमारी बॉडी से बाहर किसी भी जगह पे वो ऊपर ऊपर रह रहे हैं ऑर्गेनिज्म, उसको हमने ख़त्म करना है वहाँ से, तो उसको हम कहेंगे डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्टेंट्स क्या होंगे कि जिन चीज़ों को हम सब्सटेंसेस जर्मिसाइड्स यूज़ करेंगे उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए ताकि उनकी ट्रांसमिशन ना हो, उसको हम कहेंगे डिसइंफेक्टेंट्स। फॉर एग्जाम्पल ये सारे डिसइंफेक्टेंट्स हैं। अब जो टाइप्स होती हैं डिसइंफेक्टेंट वो 3 तरह की होती हैं, कॉन्करेंट होती है, टर्मिनल होती है और प्री करंट डिसइंफेक्शन या प्रोफिलैक्टिक डिसइंफेक्शन होती है। प्रोफिलैक्टिक या प्री करंट डिसइंफेक्शन क्या होती है कि अभी इन्फेक्शन नहीं हुआ उससे पहले हमने जो डिसइंफेक्शन करनी है। फॉर एग्जांपल अपने हाथ धोने हैं, इन्फेक्शन नहीं हुआ लेकिन हाथ धोने हैं, ठीक है। और कॉन्करेंट क्या होगी, दूसरी जो इसकी टाइप होती है उसमें ये होता है कि जैसे ही पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है ना, उसके बाद जो हमने डिसइंफेक्शन करनी होती है उसके स्पूटम, यूरिन, क्लॉथिंग, उसके बेड वगैरह की, उसको हम कॉन्करेंट कहते हैं। फिर होती है टर्मिनल डिसइंफेक्शन। टर्मिनल ये होती है कि जो बीमार है, ठीक है, जो बीमार है, ठीक है, उसके कमरे की उसके जितने भी कॉन्टेंट्स इर्द गिर्द है, ठीक है, उसकी टर्मिनेशन ऑफ डिजीज़ के बाद वो हमने जो करनी है उसको हम कहेंगे टर्मिनल डिसइंफेक्शन। तो डिसइंफेक्शन आफ्टर द पेशेंट हैज़ बीन शिफ्टेड फ्रॉम द हॉस्पिटल और आफ्टर हिज डेथ, तो उसके बेड वगैरह को जो साफ़ करना है उसको हम कहेंगे। ये है कि जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ है, ठीक है, ये है कि पेशेंट जो है वो शिफ्ट हो गया हॉस्पिटल से या आफ्टर हिज डेथ, मतलब अब वो चला गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो वो है टर्मिनल डिसइंफेक्शन, ठीक है। तो ये होती हैं 3 डिसइंफेक्शन जिसको आपने रीड कर लेना है। ये कॉन्करेंट है और ये टर्मिनल है, ठीक है। उसके बाद ये है प्री करंट जो पहले करनी होती है, ठीक है। उसके बाद स्टेरिलाइजेशन होती है, इसमें हम जितनी भी फॉर्म्स होती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की इंक्लूडिंग द बैक्टीरियल स्पोर्स उनको हम किल करते हैं, ठीक है। डिसइंफेक्शन में हम सिर्फ ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं, उसमें हर चीज़ डिस्ट्रॉय नहीं होती। स्टेरिलाइजेशन में हम प्रॉपर स्पोर्स को भी किल कर रहे होते हैं। एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं, एंटीसेप्टिक कोई भी ऐसा सब्सटेंस होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, ठीक है। और ये उसको क्या करते हैं, एंटीसेप्टिक्स जो होते हैं ये लो कंसनट्रेशन में होते हैं डिसइंफेक्टेंट्स के, ठीक है। अब एंटीसेप्टिक्स का ये होता है कि मोस्टली ना ज़्यादातर ये उनको स्टेटिक करते हैं, मतलब उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, लेकिन उनको मारते नहीं हैं, ज़रूरी नहीं है उनको मारें, ठीक है। जो जर्म्स होते हैं, फॉर एग्जांपल डिटोल हो जाता है, एंटीसेप्टिक क्रीम्स वगैरह हो जाती हैं, तो ये उनको ज़रूरी नहीं है मारें, लेकिन उनको बैक्टीरियोस्टेटिक कर देते हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन को रोक देते हैं ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। फिर आते हैं हमारी जो आती हैं ये इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है। इंसेक्टिसाइड्स फॉर एग्जांपल ये डीडीटी है, ये आपको हेल्प करेगी जब आपका कोई भी ऐसा आ जाता है ना कि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि आपने किसी मॉस्किटो लाइस को किल करना है, तो उसके लिए आप कौन सा इंसेक्टिसाइड यूज़ करोगे, तो डीडीटी यूज़ करते हो, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक है। ये आप फर्टिलाइजर्स वगैरह जो भी होते हैं इंसेक्ट्स को किल करने के लिए उनको इंसेक्टिसाइड्स कहते हैं। ड्यूडेंट्स क्या होते हैं, वो सब्सटेंसेस जो कि क्या करते हैं, बॉडी की जो बैड डोर होती है उसको स्प्रेस न्यूट्रलाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल लाइम या ब्लीचिंग पाउडर होता है, और ये सारे जो आप ड्यूडेंट्स यूज़ करते हो। फिर होता है कि जो फ्यूमिगेंट्स होते हैं, हाइड्रोसाइनिक गैस, ठीक है, ये जो होते हैं ना रोडेंट्स, ये जो बोर्ड एंड शिप्स में आ जाते हैं, रैट्स, ठीक है, ये जो चूहे वगैरह होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, इनको मारने के लिए ना हाइड्रोसाइनिक गैस इनके ऊपर छोड़ देते हैं जिससे वो मर जाते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको हेल्प करेगी कि रोडेंट्स को किल करने के लिए आप कौन सा यूज़ करते हो, हाइड्रोसाइनिक एसिड गैस, ठीक है। फिर एयरक्राफ्ट की डिसइंफेक्शन करनी होती है, जहाँ पे हम जहाज़ वगैरह के दूसरे मुल्कों में जा रहे होते हैं, तो उस दौरान भी हमने उसको भी डिसइंफेक्ट करना होता है, तो उसके लिए हम पायरीथम ये यूज़ कर रहे होते हैं। पायरीथ्रम होता है, ठीक है, पायरीथ्रम का मिक्सचर होता है किसके साथ, फ्रीऑन गैस के साथ। तो इससे हम क्या करते हैं, जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उनको किल करते हैं। और जैसे ही जो एयरक्राफ्ट होता है, जहाज़ होता है, ठीक है, एरोप्लेन होता है, वो टेक ऑफ करने लगता है उससे थोड़ी देर पहले ही, 2 मिनट पहले ही हम इसको स्प्रे को मारते हैं, जिससे उसी वक्त सारे किल हो जाते हैं ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। फिर होती हैं बाकी आपकी बुक में लिखे हुए, हीट होती है, स्टीम होती है, उसके थ्रू भी हम डिसइंफेक्शन कर सकते हैं। फिर आते हैं नेचुरल एजेंट्स। नेचुरल एजेंट्स क्या है, सनलाइट है और एयर है, ठीक है। और फिजिकल एजेंट्स क्या हैं, बर्निंग, हम बर्न करके किसी चीज़ को जो है वो स्टेरिलाइज़ कर सकते हैं, सॉरी उसको डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। हम हॉट एयर ओवन के अंदर कर सकते हैं, बॉइलिंग कर सकते हैं, ऑटोक्लेव के अंदर कर सकते हैं स्टेरिलाइज़, ठीक है। और रेडिएशंस के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर केमिकल्स की बात की जाए तो आपको पता है फिनोल्स होते हैं, फिर क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड्स होते हैं, फिर हेलोजेंस होते हैं, फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, आयोडीन है, अल्कोहल है, इसके थ्रू हम डिसइंफेक्शन करते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड गैस है, जिनको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लाइम होता है, ठीक है, उनको हम यूज़ करते हैं। ये आपने देख लेने हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं है लेकिन जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन ना। अच्छा, उसके बाद कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है। कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है, वो इलनेस जो कि किसी इन्फेक्शस एजेंट या इसकी ना डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आपको आनी चाहिए
कि unless due to specific infectious agent or its toxic products which are capable of being directly or indirectly transmitted from man to man, animal to animal, from environment, ठीक है, to man और animal। तो क्या हो रहा है, कोई भी स्पेसिफिक इन्फेक्शियस एजेंट है, उसके टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, इन्फेक्शियस एजेंट है, इसके टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हैं, ये डायरेक्टली भी ट्रांसमिट हो सकता है मैन टू मैन, फॉर एग्जांपल आपको मैन टू मैन शो किया गया है, एनिमल टू एनिमल कर सकता है, इन्वायरमेंट से हमारे तक कर सकता है, एनिमल तक कर सकता है। तो दिस इज़ लाइक ए कम्युनिकेबल डिजीज़, ठीक है। अब कम्युनिकेबल डिजीज़ फॉर एग्जांपल ये आपको मैंने पहले भी बताया था, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से हो सकती हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू जो भी इसके थे हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि किस तरह ट्रांसमिट होता है। अब फॉर एग्जांपल हम ना इसकी कम्युनिकेबल डिजीज़ की थोड़ी सी क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। आपको पेपर में इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, मुझे सेंटेंस में आया था कि राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ जूनोटिक डिजीज़, तो फिर आपने उसकी क्लासिफिकेशन लिखनी होती है। ये भी आता है, ये भी आया था मुझे कि रिकेट्सियल डिजीज़ कौन कौन सी होती हैं, तो उसमें आपने नाम लिखने होते हैं जस्ट। तो आपको थोड़ी सी क्लासिफिकेशन का रिव्यू दे देती हूँ जो कि आपकी एक्सेल में बनी हुई है टेबल की फॉर्म में, ठीक है। तो सबसे पहले भी आता है आर्थ्रोपोड बॉर्न डिजीज़। आर्थ्रोपोड्स कौन से होते हैं, ये जो एक्चुअली इस तरह की टांगों वाले लोग होते हैं ना, लोग कह रही हूँ मच्छर टाइप, मलेरिया है, डेंगी है, ठीक है, फ्रीडियसिस, ये बैंक्रॉफ्ट उसका नाम था, क्या नाम था उसका, बैंक्रॉफ्ट विचेरिया बैंक्रॉफ्ट ऐसे कुछ नाम था उसका, उसने करना होता है फ्रीडियसिस, और ये येलो फीवर, ठीक है। तो ये येलो फीवर भी एक्चुअली एक मच्छर ही होता है जिसकी वजह से ये होता है, आई थिंक एडीज़ की वजह से होता है। तो ये सारे जो हैं एक्चुअली होते हैं कॉज करने वाले, ठीक है। और ये एडीज़ हो गया, ये एनोफिलिस, ठीक है, मतलब ये मलेरिया डेंगी ये डिजीज़ के नाम है, इन्फेक्शंस के नाम है, आपने वो याद रखने हैं कि आर्थ्रोपोड बॉर्न इन्फेक्शन, मलेरिया, डेंगी और जो है फ्लेरियासिस और येलो फीवर है। फिर आता है कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस कौन कौन से हैं, वी हैव द स्मॉल पॉक्स, वी हैव द चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स की जो सारी रैश होती है वो ट्रंक पे ज़्यादा होती है, स्मॉल पॉक्स की ट्रंक के बाहर होती है, इस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, रूबेला। फिर आता है मम्प्स, ठीक है, ये इन्फ्लुएंज़ा है, फ्लू हुआ है उसको, इन्फ्लुएंज़ा। डिफ्थेरिया, ये भी रेस्पिरेशन से आ जाता है, वूपिंग कफ भी रेस्पिरेशन से होती है, मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस, ठीक है, ये भी जो है रेस्पिरेटरी है, और टीबी, ये सारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, डिजीज़ हैं, ठीक है। फिर आता है इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन जो फीको ओरली ट्रांसमिट होती हैं, फॉर एग्जांपल पोलियो है, हेपेटाइटिस है, ठीक है, हेपेटाइटिस जो होता है मोस्टली ए और ई जो होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपको दिखाया गया है कि ये टाइफाइड की वजह से, जो साल्मोनेला की वजह से होता है, टाइफाइड है, और ये एक्चुअली फूड पॉइजनिंग एमीबियासिस होता है। फिर ये कुछ ऐसे वो पैरासाइट्स होते हैं, एस्केरियासिस है, हुकवर्म्स हैं, ठीक है, ड्रैंकनक्लेसिस है, ये एक्चुअली था, दिस वाज कॉलरा, ठीक है, कॉलरा, विब्रियो कॉलरी ऐसे होता है ऑर्गेनिज्म। अच्छा, उसके बाद आते हैं जूनोसिस में वी हैव द वायरल डिजीज़ जिसमें वी हैव द रेबीज़, दिस इज़ द रेबीज़ अगेन, रेबीज़ होता है, ये वायरल होता है, और जूनोसिस है मीन्स एनिमल्स के थ्रू फैल रहा है, और येलो फीवर, ठीक है, येलो फीवर वायरल में आता है, ठीक है। उसके बाद आता है वी हैव द प्लेग, ये बैक्टीरियल में आता है प्लेग, जो कि इन रैट्स की वजह से होता है, दिस इज़ एक्चुअली द ह्यूमन साल्मोनेलोसिस, ठीक है, साल्मोनेलोसिस। उसके बाद ब्रूसेलोसिस, ये आ जाते हैं वी हैव द इन द जूनोटिक बैक्टीरियल डिजीज़। फिर रेक्टेट्सियल डिजीज़ हैं, ये आपको नाम आने चाहिए कौन कौन से होते हैं। स्क्रब टाइफस होता है, जैसे आपको ये नज़र आ रहा है, दिस इज स्क्रब टाइफस, ठीक है, स्क्रब टाइफस, जैसे स्क्रब होता है ना वैसे गोलू सा होता है, उस तरह याद करें, स्क्रब टाइफस, ठीक है। फिर टिक छोटू सा होता है, टिक टाइफस, ठीक है, टिक टाइफस। उसके बाद वी हैव दिस फ्ली बॉर्न म्यूरिन टाइफस, ठीक है, म्यूरिन टाइफस, ये ऐसे करके। फिर क्यू फीवर है, क्यू फीवर जो होता है ना, ये आपको पता होगा इन कैटल के थ्रू फैलता है, और क्यू फीवर, तो ये हो गया स्क्रब, टिक, म्यूरिन और क्यू फीवर, ये रिकेट्सियल डिजीज़ है। फिर वी हैव दिस पैरासाइटिक जूनोसिस जो पैरासाइट्स के थ्रू होता है, सो दिस इज़ एक्चुअली द टेपवर्म, आपको टेप की तरह लग रहा है, हाइड्रेटेड सिस्ट है, दिस इज़ एक्चुअली द लिशमेनिया, जो लिशमेनिया होता है ना सैंड फ्लाई की वजह से। सो उसके बाद वी हैव दिस, ये सरफेस इन्फेक्शंस होते हैं, लाइक वी हैव द ट्रकोमा, दिस इज़ द लेप्रोसी पेशेंट्स, HIV, एड्स, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस एंड टेटनस, ये सरफेस डिजीज़ होती हैं। तो ये सारी इसकी क्लासिफिकेशन थी। इसके यूक्यूज़ देख लेते हैं, देखें डिजीज़ ट्रांसमिशन की जो डायनेमिक्स है उसमें से आया हुआ है कि सब क्लिनिकल केसेस क्या होते हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं। इनकी जो एपिडेमियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होती है वो आपने ये लिखनी है कि ये क्या होते हैं कि ये प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द चेन ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, कि कम्युनिटी में जो चेन ऑफ इन्फेक्शन चल रही है ना, सोर्स, फिर रिजर्वॉयर, और उसमें से जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होगा, और फाइनली जो होस्ट होगा, वहाँ तक जो चेन ऑफ इन्फेक्शन चल रही है उसको मेंटेन करते हैं ये सब क्लिनिकल केसेस, ठीक है, कि दूसरों को इन्फेक्शन दे रहे होते हैं, सोर्स होते हैं, रिजर्वॉयर्स होते हैं, ठीक है, लेकिन सब क्लिनिकल होते हैं।
दूसरा इसका जो होता है एपिडेमियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ये होती है कि ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द इम्यूनिटी शोन बाय द अडल्ट ह्यूमंस टू वैरायटी ऑफ डिजीज़ प्रोड्यूसिंग। मतलब कि ये इम्यूनिटी खुद तो इम्यूनिटी जो है वो शो करते हैं ना, तो इस तरह से इम्यूनिटी भी इसके ये करते हैं, इम्यूनिटी जो होती है उसको भी ये शो करते हैं, तो इम्यूनिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आपने ये लिखना है। इसके अलावा तीसरा आप लिख सकते हो कि ये स्प्रेड करते हैं डिजीज़ को, लेकिन मतलब अननोटिस्ड रहते हैं ना। तो एपिडेमियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इसकी ये होती है कि चेन ऑफ इन्फेक्शन मेंटेन करते हैं, इम्यूनिटी करते हैं, और दूसरा ये कि ये दूसरों तक डिजीज़ स्प्रेड कर रहे होते हैं लेकिन अननोटिस्ड रहते हैं, ठीक है। उसके बाद यह है कि लेटेंट इन्फेक्शन से ये कैसे डिफर करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था। क्वारंटीन क्या होती है ये मैंने आपको बता दिया था। अब क्वारंटीन जो होती है ना, इसमें आपने तीन चीज़ें जो है ना लिखनी होती हैं। एक ये कि इनमें हम क्या करते हैं, हेल्दी लोगों को जो है वो आइसोलेट करते हैं, पहली चीज़। दूसरी आपने लिखनी है इसमें कि मतलब कि वो क्या करते हैं कि किसी इन्फेक्टेड एरिया से अगर आते हैं ना, इन्फेक्टेड एरिया से उनको फिर हम आइसोलेट करते हैं कि इन्फेक्टेड एरिया से वो आए हैं। जैसे आजकल कोविड का होता है ना कि लोग हेल्दी होते हैं लेकिन दूसरी कंट्री से आते हैं, तो हम उनको जो है वो आइसोलेट कर देते हैं कुछ दिनों के लिए। अब वो दिन कितने होते हैं, लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है, कि जिसका मतलब इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द डिजीज़ होगा ना, लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द डिजीज़, उसका हम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने आपकी बुक में लिखा हुआ है कॉलेरा का हम 5 दिन करते हैं क्वारंटीन, प्लेग जो होता है उसका हम 5 दिन करते हैं, 6 दिन करते हैं, कॉलेरा का 5 दिन करते हैं, ठीक है, प्लेग और येलो फीवर का 6 दिन करते हैं, ठीक है। तो ये हर डिज़ीज़ का वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है। उसके बाद जो ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है ना कि क्वारंटेबल डिजीज़ इंटरनेशनली कौन कौन सी हैं, इनका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। सो इसका आंसर अब इस तरह से लिखेंगे कि येलो डिजीज़, प्लेग और कॉलरा तो मैंने आपको बता दिया ना। इसके अलावा सार्स तो आपको पता ही है ना, ये जो आजकल सार्स है। उसके बाद इन्फ्लुएंजा है, और टाइफाइड और मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस। तो ये सब वो डिजीज़ हैं जिनको क्वारंटीन करना होता है। तो ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद हम छोटा सा टॉपिक कर लेते हैं स्केबीज़ का। स्केबीज़ क्या होती है कि ये स्किन इन्फेक्शन होता है। सबसे पहली बात, स्किन इन्फेक्शन होता है जिसमें क्या होता है कि एक फ़ीमेल पैरासाइट होता है जिसका नाम होता है सार्कोप्टिस स्केबियाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका नाम है। ये यूक्यू में भी एक पार्ट का आ सकता है कि इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है स्केबिस का, और वाइवा भी पूछ सकते हैं, एमसीक्यू भी आ सकता है। तो दिस इज़ द फीमेल पैरासाइट एक्चुअली होता है सार्कोप्टिस स्केबियाई। ये क्या करता है, हमारी स्किन के अंदर बर्निंग करना शुरू कर देता है, मतलब के अंदर गड्ढे खोदना शुरू कर देता है, अंदर चला जाता है इस तरह करके, ठीक है। उसके बाद ये है कि ये जो इन्फेक्शन होता है किसी को भी हो सकता है, मतलब कोई सेक्स कोई एज इसकी स्पेसिफिक नहीं होती, लेकिन ये होता है कि ये क्लीनलीनेस ना होने की वजह से ना, सफाई सुथराई ना होने की वजह से होता है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अगर पुअर हो तो उन लोगों में ज़्यादा होता है। जो ओवर क्राउडिंग के लोग होते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक दूसरे के पास पास लोग रह रहे होते हैं और गंदे कपड़े होते हैं, मतलब बेड साफ़ नहीं होते, क्लॉथिंग साफ़ नहीं होती, कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, तो उनके अंदर ये जो सर्कोप्टिस के भी आया होता है ना, ये इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है। और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो वेरी करता है, कहाँ से कहाँ तक, 1 to 2 डेज़ से लेके, मतलब कि अभी ये आया 1-2 दिन इंतज़ार करता है और फिर 2 हफ्ते तक भी इंतज़ार कर सकता है, और फिर ये जो है डिसीज़ कॉज करता है, ठीक है। इसमें कौन सी लीयंस बनती हैं, टेल लीयंस बनती हैं, जिसमें बरो बनता है, और वो मोस्ट कॉमनली जो है इस तरह से स्किन कंडीशन कॉज बाय बर्निंग माइट, रैश कॉज करता है इस तरह से, और ये अंदर इस तरह से स्किन और अंदर जाके अंडे देगा, यहाँ पे जाके बड़ो बना के, ठीक है। इसमें ये होता है कि पेशेंट को जो कंप्लेन होती है वो यही होती है कि बहुत ज़्यादा ख़ारिश हो रही होती है। जब हम देखते हैं तो हमें जो नज़र आता है वो इस तरह के इची रेड पैप्यूल्स नज़र आते हैं, जो कहीं भी हमें नज़र आ सकते हैं, पूरी बॉडी पे कहीं भी नज़र आ सकते हैं, लेकिन फेस पे इतने ज़्यादा नहीं होते। लेकिन फेस पे ज़्यादातर हमें नियोनेट्स में मिलते हैं, जो बच्चे होते हैं ना नियोनेट्स, उनमें ज़्यादातर फेस पे हमें नज़र आ सकता है। अच्छा, ये जो ख़ारिश होती है ना, ये नाइट टाइम में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक हो गया। उसके बाद ये होता है कि देखें किसी भी जगह पे हो सकती है, ये ज़्यादातर जो सिनेरियो में आता होता है ना, कि वो ये होता है कि वेब्स ऑफ फीट, मतलब वेब्स जो फिंगर्स के ना वहाँ पे उसके दरमियान में रैशेज़ हुई हुई हैं, या जो प्रेशर वाली जगह होती है ना, लाइक पाँव के नीचे इस तरह से, उनमें ज़्यादा होती हैं। न्यूनेट्स में मैंने बता दिया कि फेस पे होती हैं, और इस तरह से, ठीक है। जेनिटेलिया पे भी हो सकती हैं इन केस ऑफ एडल्ट्स। उसके बाद इसकी जो डायग्नोसिस होती है वो हम स्किन स्क्रैपिंग्स लेके माइक्रोस्कोप के नीचे देख लेते हैं। कॉम्प्लिकेशन ये हो सकती हैं कि स्किन की फर्दर होंगी फ्रोंकुलोसिस, इम्पेटिगो, पैरोनेक्टिया और पायोडर्मा वगैरह, ठीक है। ट्रीटमेंट हम इसकी कैसे करते हैं, हम ये इसकी क्रीम्स होती हैं, प्रीमेथ्रिन होती है 5%, ये यूज़ कर सकते हैं, या मेलाथायोन यूज़ कर सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है, यूक्यू आपको लिखना पड़ता है, तो ये दवाइयाँ याद कर लें। प्रीमेथ्रिन है, मेलाथायोन है, ठीक है, बेंजाइल बेंजोएट का लोशन है, और सल्फर ऑइंटमेंट है। ये सल्फर ऑइंटमेंट आपने फार्मा भी बनाई भी होगी इसके भी, इसके लिए 3% ऑइंटमेंट होती है इन्फेंट्स के लिए और बच्चों के लिए, और 5% जो होती है वो अडल्ट्स के लिए होती है। तो पर प्रीमेथ्रिन है, मेलाथायोन है, और बेंजाइल बेंजोएट है, और सल्फर ऑइंटमेंट है, ठीक है। इनमें
में से कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। उसके बाद ये होता है कि इसको लगाने का तरीका ये होता है कि इसको पूरी बॉडी पे मलना होता है, नेक के नीचे तक, इधर तक, ठीक है, क्योंकि ऊपर तक तो वैसे नियोनेट्स में इन्फेक्शन होता है, यहाँ तक ही हमें गर्दन तक ही लगाना पड़ेगा। अब जो घर में इर्द गिर्द के जितने भी लोग हैं सबको लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो भी कॉन्टैक्ट्स होते हैं उन सबको ट्रीट करना पड़ता है, इवन वो अगर एसिम्टोमेटिक हो फिर भी, ठीक है। फिर इंक्यूबेशन इसका पीरियड जो है वो 2 हफ्ते तक हो सकता है। उसके बाद ये होता है कि लगाने के बाद आपने तकरीबन 8 से 24 घंटे तक इसको लगाए रखना है, और उसके बाद आपने बाथ ले लेना है, मतलब बाथ आपने लगाने से पहले भी लेना है, लगाने के बाद भी लेना है, ठीक है। उसके बाद ये है कि आपने डॉक्टर से ट्रीटमेंट वगैरह ले लिया। उसके बाद ये होता है कि आपने इसकी प्रिवेंशन कैसे करनी होती है। उसके साथ साथ आपने सारे अपने घर का जो घर की जो मतलब सफाई वगैरह करनी होती है, घर की सफाई, बेड्स वगैरह, क्लॉथ्स वगैरह, उनको रोज़ाना साफ़ करना होता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि घर की भी इर्द गिर्द की सफाई आपने रोज़ाना करनी है, रोज़ाना, ठीक है। अब इसकी प्रिवेंशन आती होती है, तो आपने बताना है कि आपने हेल्थ एजुकेशन कैसे करनी है लोगों की, कि वो अपने आप को साफ़ रखें, नहाएं, साफ़ रखें, क्लीनिनेस करें, ठीक है। और जो बच्चे होंगे उनको आपने कहना स्कूल नहीं जाना, आपने थोड़ी देर दूसरों को ना दे दें, दूसरों से जिनको इसके भी हुआ उनसे प्रिवेंट रखना, उनसे दूर रहना है, घर को साफ़ रखना है, बेडिंग वगैरह, क्लॉथिंग वगैरह, उन सबको साफ़ रखना है। और उसके बाद आपने जो है इस तरह से करनी है स्केबीज़ कंट्रोल के लिए कि एक्टिव सर्विलेंस रखनी है, अर्ली डायग्नोसिस ट्रीटमेंट करनी है, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रिकॉशंस लेनी है, इन्वायरमेंटल एंड लॉन्ड्री करनी है, ठीक है। उसके बाद स्केबीज़ आउटब्रेक्स को हम किस तरह से कर सकते हैं, अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट, स्केबीसाइड्स, इन्वायरमेंटल एंड टेक्सटाइल क्लीनिंग, कॉन्टैक्ट प्रोफ्लेक्सिस, ठीक है। जो कॉन्टैक्ट्स मिले होंगे उनको करना है, एजुकेशन देनी है, कम्युनिकेशन करनी है, और उनको ऐसे ट्रीट करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देख लें, टीचर रेफर्ड अ चाइल्ड ऑफ द क्लास हु इज स्क्रैचिंग हिज हैंड्स, बहुत हारिश हो रही है उसको हाथों पे, एक्जिला पे, और उसने एग्जामिन किया, ट्रीट किया, रेडिश पेप्यूल्स उसका नजर आए, वेब, यहाँ पे वेब स्पेस ऑफ फिंगर्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डायग्नोज, एंड एक्सिलरी फोल्ड्स, नेम द डिजीज़, कौन सी होगी, स्केबीज होगी, ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा, सरकोप्टेस स्केबी आएगा। इस तरह वो प्रिवेंशन भी पूछते होते हैं।